आ जाओ जल्दी से बताओ, QIP क्या होता है, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो। तो सुन लो सुन लो सुन लो, एक तो ये ओनली फॉर किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी। ये तो हम CBICDR पढ़ रहे हैं, तो ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी शेयर किसको दे रही है, ओनली टू QIB। तो एक बात बताओ, ऐसे भी तुम लोग देखते होगे कि जब पब्लिक इशू आता है तो उसमें सबसे बड़ा बायर तो QIB ही होता है। तुम जरा सोच के देख लो, अगर QIB रूट है तो 75% वही ले रहा है, समझ रहे हो। PC को तुम गिनोगे नहीं, रिजर्वेशन का तो दया पे चल रहा है वो लोग, है ना। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन में कहीं पे भी कंपलसरी रिजर्वेशन नहीं था, मे था, ऐसे कंपनी चाहे तो ऐसे ही था ना। क्या रिजर्वेशन मैंडेटरी होता है या कंपनी चाहे तो PC को काउंट करोगे नहीं तुम, रिजर्वेशन दया पे चल रहा है, तो NOP बचा, NOP में मेन तो QIB दिखता है, तो पूरे पब्लिक इशू का मेन बादशाह QIB है। तो क्यों बेकार में इतना झंझट पालना। क्या कभी कभी कोई लिस्टेड कंपनी ऐसा कर सकती है कि सीधा QIB 20-25 को बुलाए और उसको शेयर दे दे और पैसा ले ले प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, बोल ही नहीं रहा कोई। तो क्या इसमें पब्लिक इशू आएगा क्या, हाँ। लेकिन यार ना, ये ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी है, मतलब एक बार तो IPO आएगा ही, अरे एक बार तो IPO आया ही होगा। तो चलो, तो जल्दी बताओ इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ। लिस्टेड कंपनी सिर्फ किसके लिए, QIB के लिए इशू लाती है, उसको क्या बोलते हैं, QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये तुमको ये टिक लगाना बहुत जरूरी था, जितना मैंने ये लगाया, इसी में तो सारी कहानी है। मिला। अच्छा, फिर वही बात, क्या QIP के अंदर जरूरी है कि फ्रेश इशू ही हो, या फ्रेश इशू के साथ साथ ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। तो इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल, तो इसमें फ्रेश इशू भी हो सकता है और ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। फ्रेश इशू होगा तो कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, और ऑफर फॉर सेल होगा तो पुराने शेयर्स मिलेंगे। अरे यही है ना, इसको देख लो अच्छे से। चलो हटाऊं क्या, अच्छा आ जाओ। अब मुझे लगता है कि ये पुराने बुक में ये नहीं होगा, है ना। चलिए, अच्छा शांत 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 शांत, गाली मत दो मुझे ज्यादा कोर्स के लिए। कहा भी हम लोग चले जाते, चले कहां जाते हैं, अगला चैप्टर भी तो है। अरे वाह, तुम लोग क्या मतलब अंदर अंदर ही प्लान बना लेते हो क्या। नहीं, अच्छा सबसे पहले प्लान मान लो एक बच्चा बनाया कि अगला चैप्टर हम नहीं होने देंगे आज, तो सबकी आवाज एक जैसी कैसे हो जाती है, जिसमें तुम लोग आपस में बात नहीं किए हो। कहा सर, शुद्ध चीजें जो हैं वो सबके मन में आ जाती है ना। आप अत्याचार कर रहे हो और अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो सर हम सब तो एक जैसे होंगे। अच्छा, मतलब ज्यादा पढ़ाना अन्याय हो गया। ज्यादा पढ़ाना अन्याय नहीं है, इतना भयंकर पढ़ाना, क्योंकि देखिए ये तो मैं समझ सकता हूं, पब्लिक इशू का हर पॉइंट दिमाग पे असर करता है। इसमें शायद ही कोई ऐसा होगा जो लिस्ट होगा, लिस्ट था ही नहीं। अच्छा लिस्ट है कहीं पे, बताइए, लिस्ट फॉलोइंग वाला कहीं था कुछ। अब फॉलोइंग में था तो उस पर भी मुझे चार्ट बनाना पड़ गया। तो ये मैं समझता हूं, ये दुख मैं समझता हूं, पर मेरा भी दुख समझो कि मुझे टाइम पर कोर्स कंप्लीट करके तुम्हें रिवीजन मोड में भेजना है। तुम रिवीजन में जाओगे तभी सक्सेस पाओगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहने से बच्चा पास हो जाता तो फिर रिवीजन की जरूरत ही क्यों होती है। रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, प्रीमियर में नहीं, इस बार होगा वो ग्रीन शो ऑप्शन होगा। हाँ, ग्रीन शो ऑप्शन फेस टू फेस ही होगा। नहीं, रात रूत नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे न्यू सिलेबस वाले बच्चों का भी देखो वो सब कराना है, 1-2 चैप्टर उन लोग का न्यू सिलेबस का अलग से, ऊपर से मुझे GST भी कराना है, समझ रहे हो। मेरे पास टाइम नहीं है। कल मॉड्यूल फर्स्ट है, कल मॉड्यूल फर्स्ट है कल। आज मॉड्यूल सेकंड कैसे हो रहा है, ऐसे ही कल मॉड्यूल फर्स्ट होगा, है ना। तो मॉड्यूल सेकंड का आज टाइम लिया, तो कल मैं मॉड्यूल फर्स्ट वाले को दूंगा। अच्छा, कल का बता भी देता हूँ, वर्चुअल मीटिंग कराऊंगा, तो तुम लोग में से किसी को आने का मन हो तो आ जाना। वर्चुअल मीटिंग से ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, क्योंकि आजकल जनरल मीटिंग चैप्टर का इज्जत नहीं रहा, फिजिकल मीटिंग हो कहां रहा है। इस बार मैं जनरल मीटिंग करा रहा था, तुम लोग में से कुछ बच्चा बैठा होगा, जितना 2023 का नोटिस उठा रहा था, कोई मैच नहीं कर रहा था मेरे सेक्शन से। क्यों मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो OAVM, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, और VC, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करा रहे थे। तो मुझे एग्जाम्पल कहां का उठाना पड़ा था, 2019-2018 के नोटिस का। तो वर्चुअल मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए चैप्टर। मुझे लगता है जनरल मीटिंग का कंटेंट थोड़ा काटूंगा मैं अब, और वर्चुअल मीटिंग का बढ़ाऊंगा अगले बैच से, क्योंकि हाँ हो ही आजकल क्या रहा है, वर्चुअल मीटिंग।
कोरोना चला गया, इंटरनेट छोड़ के गया। चलो आओ, QIP करोगे तो उसके कुछ क्या हैं कंडीशंस। आ जाओ भाई, पहले QIP में होता क्या है, लिस्टेड कंपनी किसको देती है शेयर्स, ओनली टू द QIBs ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, फ्रेश इशू वाले शेयर भी हो सकते हैं और ऑफर फॉर सेल वाले भी हो सकते हैं। तो क्या ये शॉर्टकट में कंपनी काफी पैसा रेज कर लेगी मार्केट से? ऐसे भी पब्लिक इशू में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन होता है? QIB ही होता है, याद रहेगा। ठीक, पहला। अच्छा, QIP भी क्या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है? यस। तो आपको SR पास करना पड़ेगा। इसके पीछे कौन है? 62(1)(c। अरे तुमको मालूम नहीं है, ESOP को छोड़ दो, ESPS को छोड़ दो, राइट इशू को छोड़ दो, बोनस इशू को छोड़ दो, है ना, तो सारे के सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही तो होते हैं, नहीं होते हैं। आओ, अच्छा एक बात बताइए, जब SR पास करोगे तो उस SR के नोटिस में बताओगे कि हम QIP करने वाले हैं और उसका रेलेवेंट डेट भी बताओगे शेयर होल्डर को? बोल ही नहीं रहा है। चलिए, उसके बाद अच्छा, एक केस में SR पास करने की जरूरत नहीं है, बताओ कब? अगर वो ऑफर फॉर सेल है, किसके द्वारा? प्रोमोटर्स के द्वारा। वो बेचारे अपना शेयर क्यों बेच रहे हैं, पहले ये बताओ। वो अपना शेयर इसलिए बेच रहे हैं, तुमको पढ़ाया था मैंने SCRR लिस्टिंग चैप्टर में, तुमको याद है, मैक्सिमम 75% प्रोमोटर होल्डिंग हो सकता है, मिनिमम 25% पब्लिक होल्डिंग होना चाहिए। भूल गया ये SCRR, भूल गए तुम लोग, याद है? SCRR यहां लिख देता हूं, मिनिमम 25% क्या होना चाहिए? पब्लिक शेयर होल्डिंग, याद है? मिनिमम 25% क्या होना चाहिए? पब्लिक शेयर होल्डिंग। और मैक्सिमम 75% क्या हो सकता है? प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना। मान लो गलती से प्रोमोटर 80% ले लिया था, कितना ले लिया था? 80, तो उसको 5% शेयर बेचना पड़ेगा अपना? नहीं समझ में आ रहा है लोग को। तो 5% शेयर पब्लिक इशू लाके ना लाके वो QIP कर रहा है, तो क्या वहां भी SR पास कर पाओगे? ये बेचारा प्रोमोटर अपने मर्जी से कर रहा है कि लॉ की वजह से कर रहा है, तो लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर आप QIP ला रहे हैं तो फिर वहां SR पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, लॉ का कंप्लायंस करने के लिए कर रहे हैं, याद रहेगा। चलो, अच्छा ये जो SR पास होता है, ये क्या पास हुआ? SR। इसकी कितनी दिन की वैलिडिटी है? अच्छा, 365 डेज के अंदर QIP नहीं कर पाए तो फिर नया SR पास करना पड़ेगा। अब तुम थोड़ा थोड़ा अच्छा लैंग्वेज बोलने लगे हो, है ना? मुझे लगा तुम लोग बोले तो क्या होगा, तो लेकिन बोला बच्चा कि सर फिर से नया SR पास करना पड़ेगा, तो तुम पढ़ने लगे हो, बस वही है कि एग्जाम आ चुका है तब पढ़ने लगे हो, है ना? चलिए अगला। अच्छा एक बात बताइए, जो शेयर्स तुम दोगे, सुनो सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो, जो शेयर्स आप दे, ऐसे करो जैसे मैंने किया, 2 बार तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। जिस क्लास का तुम शेयर देने वाले हो, जिस क्लास का तुम शेयर देने वाले हो, तो सुनो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा बोलो सर, जिस क्लास का मतलब? आपको मालूम है इक्विटी शेयर्स के बहुत सारे क्लास होते हैं। अच्छा, क्लास कैसे बढ़ता है पहले बताइए। तो देखो यहां लिखा है, क्लास का मतलब जो जिनकी रैंकिंग क्या हो? पेरी पासू हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, इन रेस्पेक्ट ऑफ वोटिंग या इन रेस्पेक्ट ऑफ अदरवाइज। अच्छा बोलो, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर तुम देने वाले हो तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर को देखना पड़ेगा। अगर तुम डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर देने वाले हो तो फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट देखना पड़ेगा, ये ना। जनरली क्या दिया जाता होगा? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ही दिया जाता होगा। तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जो तुम दे रहे हो वो कम से कम 1 साल से लिस्टेड होना चाहिए। पढ़ के देख लो अच्छे से। तो सुनो इधर देखो, मैंने बोला कि मैं QIB को ऑर्डिनरी शेयर दूंगा, तो ऑर्डिनरी शेयर आप नया वाला देंगे, तो जो पुराना वाला ऑर्डिनरी शेयर है वो ऑलरेडी लिस्टेड होना चाहिए। और कितने साल से लिस्टेड होना चाहिए? कम से कम 1 साल से। अच्छा, तुम DVR दे रहे हो, क्या दे रहे हो? DVR। पर DVR को लिस्टेड हुए हुए अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए, तो क्या दे पाओगे? अब समझ में आ गया? तो जिस क्लास का शेयर तुम देने वाले हो उस क्लास के पुराने शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होने चाहिए। और कितने साल से लिस्टेड होने चाहिए? 1 साल कम से कम हो जाना चाहिए। अच्छा, 1 साल कहां से गिनोगे? जिस दिन आपने SR पास करने के लिए क्या भेजा है? नोटिस, याद रहेगा।
चलो फिर वही वाला बात, ये जो बोला कि एक मतलब वो 1 साल से लिस्टेड होने चाहिए, ये वाली कहानी कब नहीं लगेगी? जब फिर वही बात, वो लोग बेचारा प्रोमोटर जो शेयर बेच रहा है वो अपने मन से बेच रहा है या SCRR को कंप्लाई करने के लिए कर रहा है? तुमको मालूम होगा जब SCRR को कंप्लाई करने के लिए जब SR ही पास नहीं होता है तो उसका नोटिस ही नहीं जाएगा, तो 1 साल के हवा से गिनूंगा? नहीं समझे आप? तो इसलिए साफ साफ बोल दिया। ये समझ में आ गया? तो अभी तक तुम इतना ही समझे हो कि जिस क्लास ऑफ शेयर को तुम QIP में देने वाले हो वो क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी 1 साल से लिस्टेड होना चाहिए। बस इतना ही कहानी था। आगे एक काम करो, A हो गया, इधर देखो, A हो गया, B हो गया, बेचारा C ना थोड़ा सा गली में चला गया, इसको थोड़ा मेन रोड पे लाओ। तो लाओ, मेन रोड पे लाओ। कैसे लाओगे? सुनो, ऐसे लाओ, देखो लाओ, नहीं ला पाओगे, है ना? देखा जाए तो तरीका तो यही होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए तरीका। चलो अब आ जाओ भाई, ये पूरा का पूरा हिल गया होगा, पूरा एक भी खराब होता है ना डिजाइन तो सब खराब हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ C पॉइंट। C पॉइंट तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ, क्या लिखा हुआ है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सुन के ना मन हो रहा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बन ही जाए, कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, नहीं बनना है, ये अच्छी बात नहीं है। आइए, अच्छा एक बात और सुनो सुनो सुनो, जो तुम QIP करोगे क्या उसकी भी लिस्टिंग कराओगे? तुम लोग को लिस्टिंग चैप्टर में बताया था, लिस्टेड कंपनी के अंदर 2 शेयर थोड़ी होंगे, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। जितने नए शेयर्स आएंगे, चाहे राइट इश्यू से आए, बोनस इश्यू से आए, प्रेफरेंशियल इश्यू से आए, QIP से आए, फास्ट ट्रैक इश्यू से आए, सब के सब लिस्टेड होंगे। अगला, अच्छा एक बात बताइए, एक बार QIP आ गया तो तुरंत नया QIP ले आओगे या कम से कम 2 वीक का इंतजार करोगे? कम से कम पिछले से अगले QIP का 2 वीक का तो गैप होना तो चाहिए। तो इतना भी पैसा का भूख मत रखो कि तुरंत तुरंत शेयर बेच के तुरंत तुरंत पैसा उठा रहे हो, है ना? समझ में आ गया? चलो अब सुनो, क्या अब बताओ कितने पेज बचे हैं? 3 पेज। एक बार मैं बता दूं, चलो 1 पेज, 2 पेज और उसके बाद हाँ लगभग 3 पेज, 2.5 हुआ। 3 ही समझो, क्योंकि फास्ट ट्रैक इश्यू अपने आप में दम तोड़ देगा तुम लोग का। क्या ऑलरेडी दम टूटा हुआ है? अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ब्रेक क्या बोल दिए हैं? समझ में आएगा, मुझे मालूम है, आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। नहीं, चलिए मेरी बात को ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो इसको करना पड़ेगा। सुनो, क्या है यार ये, क्या सर ब्रेक देते रहो टाइम टाइम पर, फिर चाहे पूरा दिन ही पढ़ाते रहो। देख रहे हो क्या दिव्य ज्ञान मिला है उधर से, है ना? अच्छा चलो ये लास्ट ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुनो सुनो, नहीं 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 ज्यादा नहीं। अच्छा सारा बच्चा पहले कंफर्म है, ग्रीन शो ऑप्शन पढ़ाओगे कि नहीं पहले ये बता दो। अच्छा चलो वोटिंग करा लेता हूं। सुनो, वोटिंग इस बात का है कि अगर ग्रीन शो ऑप्शन के लिए तुमने हाँ कहा तो मैं अभी ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? ब्रेक के बाद आएंगे, इसको करेंगे, ग्रीन शो ऑप्शन को करेंगे, ठीक है जी? हाँ, और या तो तुम ग्रीन शो ऑप्शन अगली क्लास के लिए एक्सटेंड करो, और ये जो है मतलब ये अभी होने दो, क्योंकि मैं ये बता देता हूं, ये होने में 45 मिनट से कम का ही टाइम लगेगा सब मिला के। 45 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, शायद आधे घंटे में हो जाए या 40 मिनट में हो जाए। हाँ ठीक है, और अगर ग्रीन शो ऑप्शन हुआ तो ब्रेक लेके इसको लेके वो 2 घंटे घूम फिर के आएगा। चलो अब वोट करा लेता हूं, कितने लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन शो ऑप्शन आगे हो और आप इसको कंटिन्यू कराओ? ठीक है, नहीं नहीं ये बच्चा तो हाथ नहीं उठा रहा है ना? अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप अभी ब्रेक दो, उसके बाद लाओ, ग्रीन शो ऑप्शन भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ। एक बच्चा उधर से है,
दो 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 दो, अरे ये क्या हो रहा है, हाथ पकड़ के उसका खींचा जा रहा है, ये कोई तरीका है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग हैज द पावर टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। ये क्या चल रहा, मारा पीटी हो रहा है, उसका हाथ उठाने नहीं दिया जा रहा उसको। लेकिन वो कितना भी हाथ उठा ले, दो ही वोट पड़ा, बाकी सारे वोट तो क्या पड़ गए, इसको खत्म करो और हमें खत्म करो। चलो कोई बात नहीं है, तो इसको खत्म करते हैं। आइए आइए, फास्ट ट्रैक इशू, अब कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ, रेगुलेशन नंबर 99 किसके लिए? फास्ट ट्रैक राइट इशू के लिए। और रेगुलेशन नंबर 155 फास्ट ट्रैक एफपीओ के लिए। इसका मतलब आईपीओ कभी फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, आईपीओ क्यों नहीं फास्ट ट्रैक हो सकता? आईपीओ कहां से फास्ट ट्रैक हो जाएगा? तो पहली बार है, पहली बार तो पूरा चेक होगा, है ना, पहली बार आराम से होगा। और हाँ, उसके बाद सुनिए, आईपीओ के बाद आप लिस्टेड हो जाएंगे। आईपीओ के बाद क्या हो जाएंगे आप? लिस्टेड। अब आप चाहें तो फास्ट ट्रैक एफपीओ ला सकते हो और फास्ट ट्रैक राइट इशू ला सकते हो, तो है ना। तो फास्ट ट्रैक ऐसे लिख लो, फास्ट ट्रैक एफपीओ, फास्ट ट्रैक राइट इशू। तो ये तो पक्का हो गया कि इट इज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। अब सुनो, फास्ट ट्रैक इशू में जब भी पढ़ाया, जब भी बैचेज में पढ़ाया, हर बार बैच की ऐसी हालत रहती है, आधा बेहोशी में रहता है बैच। और एक बार तो ऐसा हुआ था, एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ, कोइंसिडेंस भगवान करे आज ना हो, कि बार बार भूकंप आया जब जब मैं फास्ट ट्रैक इशू पढ़ाया। तो एक पुराना 2018-19 का था कि मैंने पढ़ाना शुरू किया, बस भूकंप आया, है ना। सबसे पहले मैं भागा, सबसे पहले, फिर मेरा स्टूडेंट भी पीछे पीछे भागा, लेकिन मैं फिर नीचे उतर के हम लोग देखने लगे टीवी पर, वहां उस वाले ऑडिटोरियम में हुआ। उस समय तो ज्यादा स्टूडेंट होते, 400-500 स्टूडेंट मॉडल सेकंड में था, रोड ही जाम हो जाता था। फिर मैं सारे बच्चे को लेके गया ऊपर, फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर आधा घंटा पढ़ाने के बाद फिर भूकंप आया, फिर मैं भागा, फिर सारा बच्चा भागा, फिर मैं ऊपर आया, लेकिन आधा बच्चा नहीं आया। फिर आधे बच्चे के साथ मैंने कंप्लीट किया। तो अब मुझे, मैं जब भी फास्ट ट्रैक इशू पढ़ाता हूं तो वो दिन मुझे याद आता है। तो आज तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हो सकता है कहा सारे बच्चे मिलो और सर को हिलाओ, है ना। चलिए जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखिए, एक बार बताओ, एक चार्ट तुम लोग को पढ़ाया था, इधर देखो, तुम लोग को याद होगा, ये वाला चार्ट बड़ा भयंकर था। और तुम मुझे बताओ, इस वाले चार्ट में सबसे लंबा टाइम कौन लेता है? सबसे लंबा टाइम कौन लेता है? वो बोलने के लिए 30 डेज था, पर 30 डेज गिनते थे फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग, और बड़ा भयंकर था वो, है ना। अगर चाहे तो उसमें 2-3 महीने लगा दे, से भी नहीं लगा सकता था पहले, बताओ। तो सुनिए, अगर बस इतना समझना, अगर आप फास्ट ट्रैक इशू कर रहे हो तो ये स्टेप खत्म। अब ये स्टेप खत्म तो समझो पब्लिक इशू का 90% टाइम बच गया। और सुनो, इधर देखो, इधर देखो। अब बताओ, अगर तुम्हारा वो एफपीओ है तो सीधा फाइलिंग ऑफ आरएचपी कर दो, किसके साथ? आरओसी के साथ। अगर वो तुम्हारा फास्ट ट्रैक राइट इशू है तो फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफर आरओसी नहीं होता, फिर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? सीधा स्टेप सेकंड से काम शुरू होगा, 1 गया। इसीलिए तो फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक का मतलब स्टेप नंबर 1 आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप नंबर 2 से काम कीजिए। तो स्टेप नंबर 2 एफपीओ में क्या होगा? फाइलिंग ऑफ आरएसपी विद आरओसी। अगर राइट इशू है तो फाइलिंग ऑफ एलओओ विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। सीधा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद स्पीड में हो जाएगा सब। अरे स्टेप फर्स्ट ही तो फंसा के रखे हुआ यार। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये स्टेप नंबर फर्स्ट में सेबी को पावर है कि सेबी सब कुछ चेक करता है, तो सेबी को तुम बाईपास कर रहे हो, तो सेबी ऐसे बाईपास करने देगा या पहले वो प्रूफ हो जाए कि अच्छी कंपनी है तभी ऐसा करने देगा? तो याद रखना, ये ओनली फॉर गुड कंपनी है। अच्छा, ओनली फॉर गुड या ओनली फॉर बेस्ट लिस्टेड कंपनीज? अब बोलोगे सर कोई भी कंपनी बेस्ट कब होती है? तो कहा उसके मुंह पे लिखा रहता है बेस्ट। तो कंपनी के मुंह पे लिखा रहता है बेस्ट, या फिल्ट्रेशंस होंगे, उन सारे फिल्ट्रेशंस को अगर तुम पास कर गए तो यू विल बी फिल्टर्ड लाइक अ बेस्ट कंपनी, और तो आपको अलाउ होगा फास्ट ट्रैक। बताओ कितने फिल्ट्रेशन एबीसीडी? तो बेस्ट होने के लिए कितने कंडीशंस? 12 कंडीशंस।
अगर ये तुम 12 के 12 कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो यू आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक राइट इश्यू या फास्ट ट्रैक एफपीओ। याद रहेगा। तो ये 12 कंडीशन को पास करना इज इक्वल टू बेस्ट कंपनी का सर्टिफिकेट मिलना। अब बेस्ट कंपनी का सर्टिफिकेट मिलते यू आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक। तुमको सेबी से अब चेक कराने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी अ गुड कंपनी, ऑलरेडी अ बेस्ट कंपनी। समझ में आया। अच्छा बताओ, अगर हम बेस्ट कंपनी बन गए, मतलब 12 कंडीशन को पास कर गए, तो हमें फायदा क्या होगा? ये देखो फायदा यही है, बेनिफिट क्या है? यही है। पढ़ो बेनिफिट पढ़ो। पहला फायदा ये है कि स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, तुमको याद है सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता था 1%, भूल गया ये लोग। 1% ऑफ इशू साइज ले लेता था। वो क्यों लेता था? क्योंकि तुम पर शक करता था कि कहीं तुम गड़बड़ी न कर दो। जब तुम अच्छी कंपनी हो तो शक किस बात का? तो बताओ, तुम्हें 2 रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, बोलो कौन कौन? स्टेप नंबर 1 नहीं लगेगा, 30 दिन का झंझट खत्म, और दूसरा तुमको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। अब बस बचा क्या? तुम प्रूफ करो कि तुम अच्छी कंपनी हो। अब अच्छी कंपनी प्रूफ ऐसे होगा, सब मिला कितने कंडीशन? 12 बोले हो। लिखो 12 कंडीशन। 12 कंडीशन जल्दी से लिखो। ठीक, लिख लिया? आओ चलिए, अब मजा आएगा। आप लिस्टेड होने चाहिए कम से कम कितने साल से? 3 साल से। और 3 साल कहां गिनोगे? रेफरेंस डेट से पीछे जाओगे। तो एक काम करो, पहले रेफरेंस डेट क्या होता है पढ़ ही लो। आ जाओ अगले पेज पे। अगर एफपीओ है तो रेफरेंस डेट स्टेप नंबर 2 है। याद है स्टेप नंबर 2 आरओसी फाइलिंग। और अगर राइट इश्यू है तो भी स्टेप नंबर 2 है, लेकिन वहां पर फिर किसके साथ? फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, LOO लिख देना। तो स्टेप नंबर 2 ही तो है। अरे स्टेप 2 ही तो होगा यार। अगर वो तुम्हारा कौन है, अगर राइट इश्यू है तो फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट वर्ड नहीं होगा, सीधा लेटर ऑफ ऑफर होगा विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो एफपीओ है तो फाइलिंग ऑफ आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद ROC। अगर ये फिक्स प्राइस मेथड है तो प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग है तो RHP। सब जानते हो। तो जब भी मैं बोलूं रेफरेंस डेट तो यही डेट रखना, इसी डेट से गिनना। तो इस डेट से पीछे 3 साल जाओ, तीनों साल तुम लिस्टेड दिखाई देने चाहिए। अगला, तुम्हारे प्रोमोटर ग्रुप की 100% शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब सरकार के नजर में होना चाहिए। मिला? तीसरा C पॉइंट। अब इसमें मजा आएगा। कम मजा आएगा, आगे ज्यादा मजा आएगा। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप। अच्छा, पूरे कंपनी का एम कैप या पब्लिक शेयर होल्डिंग का एम कैप? अब एम कैप निकालना सिखाया था तुम लोग को स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में। फ्री फ्लोट इनटू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एम कैप। तो जो एवरेज एम कैप है, एवरेज एम कैप है आपका, अगर वो तुम्हारा पब्लिक इशू है दैट इज एफपीओ, तो 1000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। और अगर राइट इशू है तो 250 करोड़ होना चाहिए। 250 करोड़ इन केस ऑफ राइट इशू, 1000 करोड़ इन केस ऑफ पब्लिक इशू। इसका मतलब ये छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, आगे चले। आओ, इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आता है ये। चलो डी पॉइंट, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर। एनुअलाइज्ड का मतलब होता है साल का। ट्रेडिंग टर्नओवर समझते हो आप कि शेयर्स में ट्रेडिंग कितनी हुई है। कौन से शेयर्स की? इक्विटी शेयर्स की, है ना। वो कम से कम 2% होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 2% किसका? तो 2% उन सारे इक्विटी, अच्छा मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, या ये कंप्यूटर रुक गया, रुक जाओ। क्या बात है, 3 साढ़े 3 बजे कंप्यूटर रुक जाता डेली। वो भी नहीं चाहता कि मैं पढ़ाऊं, तो सबके चाहने पर चलूंगा तो बैच बुरा नहीं मान जाएगा। चलिए अगला। हाँ जी, डी पॉइंट, मेरी बात को ध्यान सुनिए। क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड। अच्छा, कितने मंथ में देखोगे? 6 मंथ के पीरियड में देखोगे।
अच्छा 6 मंथ का पीरियड कहां से गिनोगे? तो अब मजा आएगा। देखो आपको रेफरेंस डेट का मंथ उठाना है, जैसे जैसे मैं टिक लगा रहा हूं, रेफरेंस डेट का मंथ उठाना है। इधर देख लो पहले, मान लो रेफरेंस डेट का मंथ, रेफरेंस डेट मान लो हुआ 29 जुलाई, तो 29 जुलाई पूरा जुलाई छोड़ना पड़ेगा। क्यों पूरा जुलाई छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये रेफरेंस डेट का मंथ है, तो तुमको गिनना जून से है। तो जून से पीछे 6 महीने जाओ, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, इतना। इसमें जितने भी शेयर्स लिस्टेड होंगे उसमें कम से कम 2% में ट्रेडिंग होती हुई नजर आनी चाहिए। अगर 2% से कम में ट्रेडिंग है तो तुम लिस्टेड तो हो पर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं। ये बात समझ में आया? तो बताओ तो किसको छोड़ना था? जिस मंथ में रेफरेंस डेट है उसको छोड़िए, उसके पीछे 6 महीने में जाइए, देखिए वेटेड एवरेज नंबर। जानते हैं वेटेड एवरेज नंबर निकालना? नहीं जानते हो? अरे भाई हो सकता है जनवरी में 1000 शेयर्स थे, फरवरी में राइट इशू होकर बढ़ गया होगा, तो फरवरी को क्या पूरे 6 महीने का वेट मिलेगा या अगले 5 महीने का ही वेट मिलेगा? आप समझ में गए? वेटेड एवरेज निकालना है। तो वेटेड एवरेज नंबर निकालिए कौन से शेयर्स का, जो लिस्टेड रहा है कितने महीने में, उस 6 महीने में, और देखिए कि उनमें से 2% की ट्रेडिंग हो रही है या नहीं। जैसे मालूम है हमने निकाला वेटेड एवरेज नंबर उस 6 महीने का तो 1000 निकला, तो 1000 शेयर्स में से 2% कितना हो गया? 20। तो उस 1000 में से कम 20 शेयर्स में क्या होनी चाहिए? ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगला डी पॉइंट था ना। अच्छा मान लीजिए कभी किसी कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% से भी कम है, तो इसका मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग 85% से ज्यादा है। नहीं समझ में आया? तो ये ज्यादातर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में हो सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उसको तो अलाउड ही नहीं है, वो तो SCRR लगता है, तुमको मालूम है ये ना। तो ये बताइए फिर वहां पे 2% किसका लिया जाएगा? पहले बताइए, अगर ऐसा केस है तो 2% किसका लिया जाएगा? देखिए फिर यहां पे उस समय किसका लिया जा रहा था? सारे का। देखो टोटल शेयर लिस्टेड का, इस बार सिर्फ किसका लिया जाएगा? फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब सिर्फ पब्लिक के शेयर्स का लिया जाएगा। मतलब ट्रेडिंग किस में देखोगे? फिर सिर्फ उसी 15% में से ट्रेडिंग देखोगे। नहीं समझे? तो सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डिंग का क्या देखना है? बोलो। सिर्फ पब्लिक, फ्री फ्लोट किसका होता है? पब्लिक शेयर होल्डिंग होता है ना। प्रोमोटर्स के शेयर्स फ्री फ्लोट में आते हैं क्या? अरे मालूम है ना, प्रोमोटर्स के शेयर्स फ्री फ्लोट में नहीं आते, क्योंकि प्रोमोटर्स के शेयर्स खरीद लोगे तो कंपनी का टेक ओवर नहीं हो जाएगा। फ्री फ्लोट में कौन से शेयर्स आते हैं? विच आर अवेलेबल फॉर परचेज, है ना। तो याद रखिएगा, अगर तुम्हारे यहां लगता है पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है तो 2% टोटल शेयर्स का देखोगे या ओनली पब्लिक शेयर होल्डिंग का देखोगे? ओनली पब्लिक शेयर होल्डिंग का देखोगे, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है ना। अब प्रोमोटर्स ज्यादा हैं, प्रोमोटर अपना शेयर कभी बेचते खरीदते हैं ही नहीं, तो लेके रख लेते हैं बस। अरे मालूम है ना, प्रोमोटर अपना शेयर लेके रख लेता है बस, तो उसको कंपनी के ऊपर क्या बनाना है? कंट्रोल। तो अपना शेयर थोड़ी बेचता रहता है डेली। आगे चलिए आगे। एनुअलाइज्ड इस बार कैसा देखो तो ट्रेडिंग है डिलीवरी बेस्ड। तो जब आप ट्रेडिंग टर्नओवर नॉर्मल दिखते हैं ना, तो उसमें आप फ्यूचर मार्केट भी लेते हैं। क्या लेते हैं? तुमको याद होगा फ्यूचर मार्केट डिलीवरी बेस्ड नहीं होता है, भूल गया ये लोग। याद है तुम लोगों को पढ़ाया था 2 तरीके का मार्केट, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। क्या फ्यूचर मार्केट डिलीवरी बेस्ड होता है? बोलो। तो अभी इसके पहले जो तुम ट्रेडिंग टर्नओवर चेक किए थे वो टोटल ट्रेडिंग टर्नओवर था, लेकिन इस बार कौन सा ट्रेडिंग टर्नओवर देख रहे हैं? सिर्फ डिलीवरी बेस्ड। इसका मतलब स्पॉट मार्केट। कौन सा मार्केट? स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में फिर वही कहानी है, सब कुछ सेम है, बस स्पॉट मार्केट का है। तो बताओ कम से कम कितना ट्रेडिंग होना चाहिए? 2% या 10%? 10%। तो स्पॉट वाले सेगमेंट में 10% की ट्रेडिंग होगी, तभी आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड माने जाएंगे, अदरवाइज आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं माने जाएंगे, अच्छी कंपनी आप माने नहीं जाएंगे। चलिए एफ पॉइंट आ जाओ। इश्यूअर पिछले 3 साल से लिस्टेड था, 3 साल से आप लिस्टिंग एग्रीमेंट का या जो सेबी का लिस्टिंग रेगुलेशन है, कौन है वो? लोडर का प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा हो। 3 साल कहां से गिनोगे? रेफरेंस डेट से। कहां से गिनोगे? रेफरेंस डेट से। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, ये जो तुम सेबी लोडर पढ़ते हो उनमें से कौन ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल लगता है?
तो आपको याद होगा रेगुलेशन नंबर 17 रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें बहुत कुछ था। तो वही लिखा है कि बहुत बार हो जाता है कि कंपनी ने नहीं कंप्लाई किया। कौन सा प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया? तो ये देखो नीचे, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी भी क्वार्टर, एनी क्वार्टर ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, है ना। लेकिन सुनो, मतलब पिछले 3 साल में कभी ऐसा हुआ था कि रेगुलेशन नंबर 17 को माना नहीं गया था, लेकिन जिस दिन ये लेटर ऑफ ऑफर फाइल हो रहा है, क्या फाइल हो रहा है? लेटर ऑफ ऑफर फाइल हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये एक्सेप्शन ओनली फॉर राइट इशू है। बोलो जल्दी, एक्सेप्शन ओनली फॉर राइट इशू। तो याद रखिएगा, अगर लेटर ऑफ ऑफर फाइल करते वक्त उस समय कंप्लाइंस हो रहा है, तो याद रखना उसके लिए भी फिर एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो चुका है, तो फिर वो गलती होने के बावजूद भी गलती माना नहीं जाएगा, इतना माफी चलता है। अच्छा, पूरे लिस्टिंग रेगुलेशन से माफी है या सिर्फ 17 से? सिर्फ 17 से है। वो भी कब? कभी ऐसा हुआ था 3 साल में, कभी ऐसा हुआ था कि हम नहीं मान पाए थे। जैसे तुमको मालूम होगा, विमेन डायरेक्टर कहता है इन लोगों को रखने के लिए, अब बहुत बार विमेन डायरेक्टर नहीं मिलती है, तो क्या विमेन डायरेक्टर पैदा थोड़ी करते हो कोई बैठ के यार वहां पे? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो उस केस में तो फिर क्या करेंगे आप? तो कभी कब, हाँ, लेकिन जिस समय हम क्या लगा रहे थे, बोलो, लेटर ऑफ ऑफर हम दे रहे थे डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को, उस समय कंप्लाइंस हो गया था। तो इतना माफी तो चलता है यार, इतना क्या स्ट्रिक्ट लकीर का फकीर बनोगे तुम। लेकिन याद रखना, दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर। चलो अगला। अच्छा, एक बात बताइए, अगर स्टॉक एक्सचेंज ने तुम पर फाइन लगाया है, क्या लगाया है? फाइन, तो क्या ये भी माना जाएगा नॉन कंप्लाइंस? ये कोई नॉन कंप्लाइंस माना नहीं जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज सब तो ऐसे ही फाइन वाइन लगाता रहता है छोटे मोटे। अब देखो, जैसे मालूम चला, अब मैं हूं, अब मेरे ऊपर एमसीडी वाला सब फाइन लगाते रहता है, तो क्या बोलोगे? ये आदमी बहुत बुरा है। कौन सा बात हुआ यार? आप एक बात बताइए, आप लोग पढ़ते हैं लॉ में, एक लाइन पढ़ते हैं कि क्या तो पढ़ते हैं उसको, नैतिकता के आधार पे मोरल टर्पिट्यूड। तो आप बोलोगे सी नीतीश कुमार जायसवाल इज नॉट मैन ऑफ प्रूडेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड। यार क्या बात करते हो? ये लो तो बोर्ड रख दो बाहर, तो फाइन कर देता है, गाड़ी चलाते रहो चालान कर देता है। तो क्या मैं नैतिकता के आधार पर गलत आदमी हूं? तो फाइन वाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। उन लोग को दिवाली का टाइम है, उनको पैसा लेना है, आया बस, मैं भी खड़ा रहूंगा तो तू यहाँ क्यों खड़ा है, फाइन लगा दो। तो आजकल ऐसे ही है, और इस देश में आप भी सीएस बनने वाले, बिजनेस वर्ल्ड से आएंगे, सबसे ज्यादा परेशान बिजनेसमैन को किया जाता है, और सबसे ज्यादा मेन रोड वाले को किया जाता है। गली वाले में तो कभी गुस्सा ही नहीं। देखा नहीं तुम्हारा वो जो हुआ था, क्या हुआ था भाई, G20, क्या गली में कुछ हुआ? लेकिन मेरा बोर्ड, मेरे तो बिल्डिंग ही गिरा दिया ऊपर से, देखा नहीं, ऊपर से गुंबद ही उड़ा दिया मेरे बिल्डिंग का। तो अब क्या करोगे? लेकिन गली में एक बार भी नहीं आया। तो ये सब फाइन वाइन चलता रहता है, इसको आप बहुत बुरा नहीं मान सकते। तो क्या फाइन लगा था तो भी बुरा माना जाएगा कि ये कंपनी अच्छी नहीं है? फाइन वाइन लगता रहता है, सरकार को भी मालूम है ये बात कि हम लोग कैसे फाइन लगाते हैं। जी पॉइंट। अब सुनो, रेफरेंस डेट से के पीछे वाले मंथ में जाओ, उस मंथ के पीछे वाले क्वार्टर में जाओ। ये क्या था? पहले जैसे मैंने किया ऐसे करो। D2H वाला बच्चा लगे रहो मेरे साथ। हाँ बोलो, ये समझे? अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। रेफरेंस डेट का एग्जांपल हमने क्या लिया था? 29 जुलाई। आप बताओ, 29 जुलाई, एक तो जुलाई में आया, तो आप पहले जुलाई को छोड़ो जुलाई को छोड़ दिया। जुलाई के पीछे कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ होगा? अप्रैल, मई, जून वाला। तो ये क्वार्टर खत्म हुआ इसके पीछे अप्रैल टू जून, ये ना, अप्रैल मई भी बीच में है ना, अप्रैल मई जून, ये एक क्वार्टर है। अरे क्वार्टर नहीं है, कौन सा क्वार्टर है? पीने वाला नहीं, फर्स्ट क्वार्टर है। हाँ, तो फर्स्ट क्वार्टर है। कहाँ? हमारा भी फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद बड़े तेजी से 3-4 हो जाता है सर, है ना। चलिए आई। अच्छा, जो लोग मुस्कुराए हैं उसको कैसे पता चला ये बात कि फर्स्ट क्वार्टर धीरे से होता है, सेकंड जल्दी से आ जाता है? अरे आपसे। अच्छा, कहा आपको कैसे मालूम? हाँ, मुझे ऐसे मालूम रहता है। चलो अच्छा सुनो, इस क्वार्टर में टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड, टोटल कंप्लेंट रिसीव्ड, इधर देखो,
टोटल कंप्लेंट रिसीव था 100, तो इसमें से रिड्रेस कितने हो जाने चाहिए पढ़ो तो, बोलो जल्दी। कंप्लेंट रिड्रेस्ड 95, तो मैं बोल रहा हूं 100 में से 96 रिड्रेस हो गया, तो क्या ये कंपनी कंप्लाइंस कर रही है? बताओ, ये फास्ट ट्रैक ला सकती है? लेकिन अगर मैं बोलता कि उस क्वार्टर में 100 आया था, 100 में से 50 ही रिड्रेस हुआ, रिड्रेस का मतलब निपटारा, तो इसका मतलब आप अच्छी कंपनी नहीं है, इसको उतार लो। ये रेफरेंस डेट है, आरडी का मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर, रेफरेंस डेट क्या है? रेफरेंस डेट। तो रेफरेंस डेट जिस मंथ में है उस मंथ के पीछे जाइए, उस मंथ के पीछे जो क्वार्टर खत्म हुआ है वहां जाइए, और उस क्वार्टर के एंड में जितने कंप्लेंट रिसीव्ड है उसमें से कम कितना रिड्रेस हो जाना चाहिए? 95% रिड्रेस हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल में 95 भी लिख देता हूं। जो फोटो खींचा था अब उसका इंटरनल स्पेस खत्म, अब लिखा होगा डिलीट सम आइटम। चलिए हो गया, हटाऊं क्या? ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? जिस दिन तुम्हारा रेफरेंस डेट है उसके पीछे मंथ में जाओ, उसके पीछे जो क्वार्टर खत्म हुआ है उस क्वार्टर के एंड तक जितने कंप्लेंट रिसीव्ड हुए हैं उसमें से 95% का रिड्रेसल हो जाना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई दाकत, कोई नजाकत? हटाऊं क्या? चलो अब मजा आएगा। और नहीं, अब मजा नहीं आएगा, मैं वैसे डरा रहा हूं। जी पॉइंट, जी पॉइंट के बाद बताओ कौन सा? एच पॉइंट। आइए, तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ रेफरेंस डेट ही ले रहा है, इसके पीछे नहीं जा रहा। रेफरेंस डेट के दिन हम देखेंगे तुम्हारे प्रोमोटर के खिलाफ, तुम्हारे कंपनी के खिलाफ, तुम्हारे होल टाइम डायरेक्टर के खिलाफ कोई शोकोज नोटिस या कोई भी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? किसका? सेबी का। ठीक है? इसका भी एक एक्सेप्शन है, देखो आओ, एच पॉइंट का आगे होगा, एच पॉइंट का एक आगे होगा, होगा 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 होगा, ये लो, ये एक्सेप्शन है एच का। कहाँ है? दिखाई एकदम नहीं दे रहा है, कोई मेरा पेज उल्टा दो। है हालत ऐसा है तुम लोग का? मिला? बहुत लोग बड़बड़ा के गाली दे रहे हैं, मुझे सब पता है ना? आओ, अच्छा एक बात बताइए, ये फिर वही बात, एक्सेप्शन ओनली फॉर, मतलब लिखो एक्सेप्शन एच ओनली फॉर राइट इशू। कल लिखा हुआ नहीं लिखेंगे दोबारा। अरे गिरना नहीं, क्या हो गया? ओनली फॉर राइट इशू, ओनली फॉर लिखा, राइट इशू क्या हो गया? इसको क्या हो गया? तबियत खराब हो रही है क्या? मुझे लगा तबियत खराब हो गया, तो बोल रही पानी पी रही है, मुंह से भी नाक से भी। है? किसको चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है तो 2 बार घूमो, ठीक हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, जल्दी करा देता हूं इससे पहले कि 1-2 विकेट गिर जाए, है ना? चलो, जनरल मीटिंग चैप्टर में हो नहीं गया था, इस बार जनरल मीटिंग चैप्टर में एक विकेट थोड़ा सा गिर गया था। तो आइए इधर देखिए, जल्दी देखिए। अच्छा एक बात बताओ, राइट इशू के केस में सुनो पहले इधर से जरा ध्यान से, ये सुनिएगा, ये एच के लिए भी है, ये था ना तुम्हारा एच पॉइंट, और ये ऑडिट क्वालिफिकेशन वाला देखो तो तुम्हारा आई पॉइंट है, ये एल है, ये देखो ना एल, ये दोनों का एक्सेप्शन मैं एक ही साथ पढ़ा देता हूं, एल अभी दिखा दूंगा। तो ये बताइए एच और एल तब नहीं लगेगा अगर आपने डिस्क्लोजर कर दिया तो, बोलो डिस्क्लोजर कर दिया तो कि हाँ हाँ भाई हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, हाँ हाँ हमारा ऑडिटर ऐसा वैसा, मतलब जो भी है बोल दिया तो बोल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना आईपीओ के लिए अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो डिस्क्लोजर करके आप बच सकते हैं। ऐसा तुमने बहुत बार देखा है सिक्योरिटी लॉ में, डिस्क्लोजर करा के छोड़ देता है बहुत बार। चलिए कहां तक हो गया था? एच हो गया, एच हो गया ना। अब आई, सुनिए, पिछले 3 साल में तुमने सेबी के साथ, बोर्ड का मतलब सेबी के साथ तुमने कोई कंसेंट ऑर्डर या सेटलमेंट ना कराया हो। समझते हो कंसेंट ऑर्डर सेटलमेंट? आज से 450 साल पहले जब मैंने सिक्योरिटी लॉ का बैच स्टार्ट किया था
तो सेबी एक्ट नाम का एक चैप्टर आया था और उसमें तुम लोग को पढ़ाया था मैंने कंसेंट ऑर्डर, कि जब पार्टीज आपस में सेबी के साथ बात करके अपने सजा को माफ या कम करवा लेता है। तो लेकिन एक बात बताइए, आपने सेटलमेंट किया है या कंसेंट ऑर्डर करवाया, इसका मतलब गलती था, कॉम्प्रोमाइज है ना ये। तो भाई नहीं, तो आप फास्ट ट्रैक नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते? फास्ट ट्रैक नहीं ला सकते। ठीक है जी। 3 साल कहां से गिनोगे? रेफरेंस्ड। आइए अगला, अगर तुम्हारे इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया है किस एज ए बताओ, जो एज अ डिसिप्लिनरी मेजर्स, किसके द्वारा? पिछले 3 साल में कभी भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो ये तो गलत बात है ना। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज ने आपके इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गुस्से में आके, जिसका मतलब तुमने कुछ गलत काम किया होगा, तो तुम फिर क्या नहीं ला सकते? फास्ट ट्रैक नहीं ला सकते। याद रखिएगा, मर्चेंट बैंकर, इशूअर, ग्रुप कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इन सबों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है। कितना गोल लगाते हो तुम लोगों, तो बचता कौन है भाई, है ना। चलिए अगला। अच्छा सुनो, रुको दिखने दो कहां पे है। हाँ। अच्छा सुनिए, उन फाइनेंशियल ईयर जिसका अकाउंट्स आपने लेटर ऑफ ऑफर में दिखाया है, तो जैसे मान लो तुमने 4 साल का अकाउंट्स दिखाया। कितने साल का अकाउंट दिखाया? फॉर एग्जाम्पल 4 साल का दिखाया, 4 साल का अकाउंट्स दिखाया। ठीक। अच्छा, 4 साल का अकाउंट्स दिखाया, तो उन चारों साल का नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स लिखिए। तो इन चारों साल का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट ऑपरेटिंग लॉस आफ्टर टैक्स, ये मान लो तुम्हारा आया 100 करोड़ चारों साल का, और इस चारों साल में ऑडिट हुआ हो, और ऑडिटर ने जो क्वालिफिकेशन दिया, क्वालिफिकेशन का मतलब नेगेटिव रिमार्क, देखो क्वालिफिकेशन का मतलब नेगेटिव रिमार्क, लिख लो भाई पेज गिनने वाले, नेगेटिव रिमार्क लिखो, नेगेटिव रिमार्क। तुम लोग का तो फोटो खींच के भी यूट्यूब पे डालता हूं, रुको। नेगेटिव रिमार्क लिखो, एनआर नहीं लिखोगे, नेगेटिव रिमार्क। तो इस नेगेटिव रिमार्क का जो इंपैक्ट है वो इनके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ का 5% कितना है? 5 करोड़। तो सुनो ऐसे, अब मैं बोलता हूं, ऑडिटर ने बोला हमने ऑडिट किया था और हमने 12 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा है। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो तुम्हारा उस चारों साल के कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, उसका तो 12% है। इसका मतलब तुम्हारा अकाउंट झूठा बनता है, मतलब तुम 12% झूठा अकाउंट बनाते हो। अरे ये मतलब तो हुआ। अच्छा, 5% का झूठा अकाउंट आटे में नमक जैसा है, चलता है। समझ में आ गया? चलिए, तो 5% से ज्यादा असर डालने वाला होना नहीं चाहिए। क्या चीज? ऑडिटर का क्वालिफिकेशन। लेकिन फिर वही बात, अगर राइट इश्यू चल रहा है और हम डिस्क्लोजर कर दे तो बच जाएंगे, क्योंकि इसका भी तो एक्सेप्शन था ये। चलो जी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक वर्ड आया था पब्लिक शेयर होल्डिंग का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन का सम करो, सम का मतलब जोड़ो। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन सबका या सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डिंग का? कितने साल का है ऐसे जोड़ो, बोलो 1 ईयर। अच्छा, 1 ईयर कहां से गिनोगे? फिर वही बात, जिस दिन सुनिए शेयर होल्डर अप्रूवल हुआ है, या तो एसआर हुआ है या बीआर हुआ है, उससे उस मंथ से पीछे क्वार्टर में जाओ, अब वहां से 1 साल पीछे जाओ। सुनो सुनिए, एसआर या बीआर हुआ होगा, मान लो 29 जुलाई को हुआ, तो फिर तुम पहले जुलाई जाओ, जुलाई को छोड़िए, जुलाई के पीछे कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ है? अप्रैल टू जून, है ना। तो सुनो जरा ध्यान से देखिएगा, वो लिखा हुआ है एंड ऑफ क्वार्टर ना, तो इसका मतलब 30 जून से 1 साल पीछे। कहां से जाएंगे? 30 जून से 1 साल पीछे। 365 दिन का क्या करो, डेली एम कैप जोड़, 365 बार जोड़ के उसका क्या निकाल दो, एवरेज। समझ में आ गया? चलिए जी, तो अब आपका क्या खत्म हो गया? फास्ट ट्रैक इश्यू भी खत्म हो गया। ठीक है जी। चलो अब कितना बचा? 1.5 पेज।
एक पेज ना है ना आगे, एडिशन में हाँ नहीं, न्यू सिलेबस में नहीं है, सब में है न्यू सिलेबस। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो यार कि जैसे व्हाइट होते भी व्हाइट नहीं दिया मैंने। सब लोग तो ऐसे अंपायर को देख रहे हैं कि व्हाइट था तो व्हाइट दिया क्यों नहीं दिया व्हाइट, क्योंकि विराट कोहली को क्या करना था। ये है बीसीसीआई का पावर। नहीं चलो हाँ जी आ जाओ। अच्छा वारंट तुम लोग को पढ़ाया था मैंने, मुझे लगता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में, जल्दी बोलो, पढ़ाया था वारंट। अच्छा वारंट क्या होता है, वारंट में एक ऑप्शन होता है कि आप वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। वारंट को किस में कन्वर्ट करा सकते हो, शेयर्स में। और वारंट किसके साथ अटैच रहता है, शेयर्स के साथ। मतलब शेयर के साथ 3 वारंट दिया, इसका मतलब तुम तीनों को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो अपने मर्जी से। तुमको याद होगा जब उनको फायदा लगता था तो वो कन्वर्ट कराते थे, नहीं फायदा लगता था तो लैप्स होने देते थे। भूल गया ये लोग। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में जाके देखिएगा। अब आइए, क्या कंपनी आईपीओ में, वो आईपीओ में शेयर्स कंपनी बेचती है, शेयर्स के साथ क्या वारंट भी बेच सकती है। किसी शेयर होल्डर को मैं ऐसे बोलूं, देखो ये शेयर आप लीजिए, उसके साथ मैं आपको 3 वारंट दे रहा हूं। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कब इसको कन्वर्ट कराते हैं। याद रखना वारंट मैक्सिमम कितने महीने का होगा, कि इस 18 मंथ्स में आप जब बोलोगे हम आपके वारंट को इक्विटी शेयर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट। समझ में आ गया। अच्छा वारंट का दाम 10 रुपया है, वारंट का दाम 10 रुपया, मतलब वारंट कन्वर्ट होगा तो शेयर मैं तुम्हें कितने का दूंगा, 10 का दूंगा। अच्छा एक बार तो सामने वाला 18 महीने में से कौन सा दिन उठाएगा, जिस दिन शेयर का दाम मार्केट में 10 से ज्यादा चल रहा है, तो वो कंपनी से क्या करा लेगा, वारंट 10 रुपए में ले लेगा और मार्केट में जाके बेच देगा शेयर। भूल गया ये लोग। अच्छा वारंट का दाम मैंने 10 रखा, 18 मंथ तक कभी वारंट मतलब कभी मार्केट में शेयर का दाम है ना 10 से ऊपर गया ही नहीं, हमेशा 10 के नीचे ही रहा, तो वो क्या होने देगा, लैप्स। वारंट पढ़ाया तुम लोग को, तुम भूल गए हो। आइए बताइए, वारंट का मतलब ऑप्शन, वारंट का मतलब ऑप्शन। टू कन्वर्ट इनटू, टू कन्वर्ट तो क्या ही, कन्वर्ट का मतलब टू बाय है, नहीं, अरे कन्वर्ट का मतलब टू बाय है ना, टू बाय द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, है ना। आप जब वारंट को कहते हो कि हम वारंट यूज करेंगे, तो इसका मतलब आप वारंट देके कंपनी से क्या खरीदते हो, इक्विटी शेयर्स खरीदते हो। और सीधी सी मतलब है तुम कंपनी से तब वारंट के बदले शेयर लेना चाहोगे जब तुम्हें मार्केट से फायदा है ना कम मिल रहा है और कंपनी से फायदा ज्यादा मिल रहा है, मतलब कंपनी से सस्ता मिल रहा है और मार्केट में वो चीज क्या है, महंगा। आइए अच्छा ये कितने दिन तक का ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, 18 मंथ तक यूज किए तो किए, नहीं तो लैप्स कर जाएगा। अगला, अच्छा एक बात बताइए, मैंने तुम्हें बोला था ना कि प्राइस पहले ही तय कर लेना। जैसे मैंने बोला था कि तुमको 10 रुपया है तो 10 रुपया है, क्या है, 10 रुपया है तो भाई 10 रुपया। तो सुनिए, सबसे पहले प्राइस और फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइजिंग प्राइस। एक्सरसाइजिंग प्राइस का मतलब जिस दिन तुम कहोगे कि हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किसको, वारंट को, वही एक्सरसाइज करना हुआ। याद रखिएगा ये शुरू में ही आपका क्या कर लेना है, डिसाइड कर लेना है। और अगर सामने वाला उसको ले रहा है तो 25% पैसा आपको उससे ले लेना है उसी समय में। तो इसका मतलब जानते हो लोग वारंट को, सुनो, वारंट को कब यूज करेंगे, जब ये 25% जोड़ने के बावजूद उनको फायदा होगा, क्योंकि 25% तो दे चुके हैं ना, समझ गए। और आओ, अच्छा अगर वो नहीं लेता है ऑप्शन, तो वो ऑप्शन नहीं लेता है, 18 महीने निकल गए, ऑप्शन नहीं लिया, तो ये 25% पैसा गया तुम्हारा। समझ में आ गया। तो बोलो वो कब लेना चाहेगा, तो इसका मतलब एक रिस्क भी है, वारंट लेना एक रिस्क भी है कि आपका 25% पैसा तो गया। चलो अच्छा एक बात बताइए, क्या कंपनी अपने सिक्योरिटी के साथ जरूरी है कि एक ही वारंट जोड़े, या वन और मोर भी हो सकता है, वन और मोर भी हो सकता है। चलो ये भी खत्म। अब आइए आईपीओ किसका है, एसएमई का। बताओ एसएमई जब आईपीओ लाती है तो कौन सा लॉ लगता है, चैप्टर नंबर 9 ऑफ सेबी-आईसीडीआर, ठीक है। एक्सचेंज कौन सा होगा, बोलो। और क्या ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो आरओसी को भी फाइल करेंगे, बोलो। चलो अब आ जाओ जल्दी जल्दी।
है ना, आईपीओ के लिए एलिजिबिलिटी। याद रखना, आप छोटी कंपनी होनी चाहिए, मतलब आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से बराबर या कम होना चाहिए। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ तक है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन से पर जाओगे? एसएमई पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? अच्छा, 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 25 करोड़ तक है तो आपको ऑप्शन मिलने लगता है, मन है तो एसएमई पे रहो, मन हो तो मेन बोर्ड पे भी जा सकते हो। तो बताओ माइग्रेशन कब अलाउड है? 10 करोड़ से ज्यादा से कहां तक? 25। अब 25 से ऊपर है तो सीधा मेन बोर्ड। अब समझ में आ गया? तो बोलो, पहले 3 बताया मैंने। 10 करोड़ तक ओनली एसएमई प्लेटफॉर्म, ओनली एसएमई प्लेटफॉर्म। 10 से 25 एसएमई प्लेटफॉर्म, और यू कैन माइग्रेट टू मेन बोर्ड ऑल्सो। लेकिन अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो सीधा मेन बोर्ड ही। ठीक है। अच्छा, इस केस में जब तुम फाइलिंग वाइलिंग करोगे तो इसका सेबी का कोई रोल है क्या? सेबी का कोई रोल नहीं। यहां देखा नहीं, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? एसएमई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, लेकिन ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जाएगा सेबी को लीड मैनेजर की तरफ से, बोलो। और ये बेचारे एसएमई हैं तो इनको कोई जानता उनता नहीं है, तो 100% अंडर राइटिंग जरूरी है, क्योंकि क्या पता इसका एक भी ना बिके। ठीक है। अच्छा, अगला, उसमें भी तुमको याद है बताया था, मर्चेंट बैंकर का मिनिमम अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन होता है। कितना होता है? नहीं, ऐसे टिक लगाना, रुको 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 रुको, यहां तक अलग है, 15% पे रोक दो। 15% में फुल स्टॉप है, रोक दिया, फुल स्टॉप लगा दो। 15% का अंडर राइटिंग कौन लेगा? मर्चेंट बैंकर। और याद रखना, ऐसी कंपनी को मार्केट मेकिंग कराना पड़ता है 3 साल तक। मार्केट मेकिंग एक प्रोफेशनल है जो मर्चेंट बैंकर ही करता है। वो मार्केट मेकिंग का मतलब उस कंपनी के लिए माहौल बनाता है स्टॉक मार्केट में, है ना, क्योंकि ऐसी कंपनी को कोई जानता नहीं। तो 3 साल तक का मार्केट मेकिंग मैंडेटरी है। क्या है? मार्केट मेकिंग मैंडेटरी है ना। मुझे भी मार्केट मेकर की जरूरत है ऑनलाइन में। अगला, अच्छा एक बात बताइए, मिनिमम एप्लीकेशन साइज आईपीओ में और ट्रेडिंग लॉट लिस्टिंग के बाद कितना का होगा? अच्छा, उधर कितना का होता है? 10 से 15,000 के बीच में। लेकिन ये एसएमई हैं, इनको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो जो मिलेंगे पूरा पैसा देके जाएंगे। ये भी तो समझो ना, क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इनको ज्यादा लोग जानते नहीं है, और जो मेन बोर्ड वाली कंपनी होती है उसको बहुत लोग जानते हैं, कम कम पैसा भी देंगे तो इतना पैसा जमा हो जाएगा। चलिए अगला, अच्छा अगर एसआर पास हो जाए, वो भी कैसे? थ्रू पोस्टल बैलेट, और बड़ा अच्छा लास्ट में लिखा है विथ मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। इसका मतलब माइनॉरिटी का मतलब जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, मतलब प्रोमोटर को छोड़ के, उसमें मेजॉरिटी, उसमें मेजॉरिटी। अगर इतने लोग वोट कर दें तो वो कहां जा सकता है? यहां से छोड़ के मेन बोर्ड पे जा सकता है, पर वो तभी है जब 10 से ज्यादा 25 तक है। याद है ना? 10 से कम में तो अलाउड ही नहीं। अब आ जाओ, इस बार एक लिस्टिंग ऑफ एसएमई हो ही गया, अब लिस्टिंग ऑन आईजीपी, इसी को आईटीपी बोलते हैं ना। अर्लियर क्या था? ये आईटीपी। तुमको याद है आईजीपी पे कौन लोग जाते हैं? बताया था, स्टार्टअप्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इनका प्री इशू कैपिटल का कम से कम 25% किसने लिया हो? या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर, चूंकि स्टार्टअप में ना लोग पैसा लगाते नहीं है, तो 25% कम से कम ये लिया हो, या ये लिया हो, या और कोई क्लास ऑफ इन्वेस्टर जो सेबी स्पेसिफाई करे, वो भी कितने साल से उन लोगों ने लिया हो? 1 साल से। ठीक है। तो ये क्या है? तो सुनो, आपको मालूम होगा जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं वो भी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब 25% पैसा तो इन लोगों ने लगाया हो, तभी जाके ये लिस्ट हो पाएंगे। अच्छा, लिस्टिंग जरूरी है कि आईपीओ लाके हो, या बिना आईपीओ लाए भी लिस्ट हो सकता है लोग? और याद रखना, इन दोनों केस में सेबी का रोल है, सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर देगा, है ना, ऑब्जर्वेशन लेटर। इनका मिनिमम ऑफर साइज, मतलब ये जब भी इशू लाएंगे तो कम से कम कितने का लाएंगे? अगर आईपीओ ला रहे हैं तो 10 करोड़ का कम से कम, और एप्लीकेशन साइज इनका कम से कम 2 लाख रुपए का होगा, और इसी मल्टीपल में होगा। और कम से कम अलॉटी 50 तो होने चाहिए अगर आईपीओ ला रहा है तो। बताइए, इसका आईपीओ में 50, स्टार्टअप को कौन जानता ही है। और अगला, और ट्रेडिंग लॉट भी कितने का होगा? 2 लाख रुपए का। इसी के साथ फाइनली पब्लिक इशू हो गया KHATAM,
जरा देखो तो कौन सा चैप्टर मुंह उठा रहा है? क्या अंदर डाल दूं इसको? नहीं नहीं, नहीं आने की कोशिश कर रहा है। देखो तो पता नहीं है क्या क्या करूं, क्या करूं? ऐसो ऐसो बंद करूं, बंद करूं, नहीं आने दूं? देखो तो नहीं आने दूं? अरे अच्छा चैप्टर है, तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो, है ना? चलिए कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। खत्म करेंगे ICSI मोटो सॉन्ग से, जोर से गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे।